नमस्कार दोस्तों। प्रधाननामा के साहित्य सागर सीरीज के इस एपिसोड को लेकर मैं हूं वृंदा आपके साथ। दोस्तों, आज प्रधाननामा में मशहूर शायर गजल के हस्ताक्षर सागर ही नहीं वरन पूरे देश में अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके जनाब अशोक मिजाज बद्र साहब से आपको रूबरू करवा रहे हैं। 23 जनवरी 1957 को जन्मे जनाब अशोक मिजाज बद्र साहब अदबी दुनिया का जाना माना नाम है। सागर से आप ताल्लुक रखते हैं और सागर ही आपका जन्म स्थान है। आप डॉक्टर बशीर बद्र के चहेते शागिर्द हैं और उनसे ही मिजाज तखल्लुस आपको मिला। समंदरों का मिजाज, आवाज, सिग्नेचर, विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से आप नवाजे जा चुके हैं और साहित्य सागर के इस खास एपिसोड में मशहूर शायर अशोक मिजाज बद्र साहब से आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी नमस्कार, मैं अशोक मिजाज बद्र आपके सागर का ही। अब सबसे पहला सवाल तो ये लोग मुझसे पूछते हैं कि ये मिजाज शब्द कहाँ से आया, आपको ये मिजाज तखल्लुस जो है ये तखल्लुस कैसे आपका पड़ा, कैसे आपने रखा। तो सागर के लोग तो सभी जानते हैं, जो पुराने लोग हैं। 1992 में जो मुशायरा हुआ था उसमें डॉक्टर बशीर साहब ने ये मुझे अपनी शागिर्दी में कबूल किया था। उसके बाद मैंने गज़लें कहीं और फिर ये गज़ल कही और एक मतला कहा, जिस मतले से ये नाम आया। तो मैं मतला आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले उनको सलाम करते हुए, उनको याद करते हुए 3 शेर मुलाजा फरमाइए उसके पहले कि अश्क बन बन के मैं एक रोज़ बिखर जाऊँगा, अब तेरे पास मैं बस बन के ख़बर जाऊँगा। अश्क बन बन के मैं एक रोज़ बिखर जाऊँगा, अब तेरे पास मैं बस बन के ख़बर जाऊँगा। और ये हवाएं मुझे मजबूर नहीं कर सकती, ये हवाएं मुझे मजबूर नहीं कर सकती, मैं तेरी जुल्फ़ नहीं हूँ कि बिखर जाऊँगा। ये हवाएं मुझे मजबूर नहीं कर सकती, मैं तेरी जुल्फ़ नहीं हूँ कि बिखर जाऊँगा। बस यही सोच के आगे न बढ़ा ये दरिया कि मैं बहूँगा तो समंदर में उतर जाऊँगा, मैं बहूँगा तो समंदर में उतर जाऊँगा। कि मैं समंदरों का मिजाज हूँ, अभी उस नदी को पता नहीं। मैं समंदरों का मिजाज हूँ, अभी उस नदी को पता नहीं। सभी मुझसे आके लिपट गई, मैं किसी से जाके मिला नहीं। मैं समंदरों का मिजाज हूँ। बहुत शुक्रिया। अब आप देखिए इसमें जो मिजाज आया, समंदरों का मिजाज, इस मिजाज से उन्होंने मेरा नाम मिजाज रखा था। फिर चूँकि मैं उनका बाकायदा मतलब कहते हैं ना कि स्वीकार किया हुआ शागिर्द, जो मैंने उनको सॉल स्लीपर पहनाया उन्होंने स्वीकार किया, तो रजिस्टर्ड शागिर्दी जब मुझे हासिल हुई। ये फ़ख्र मुझे 14 फरवरी 92 को सागर में ही आयोजित एक मुशायरे में मिला था। और यहाँ के लोग तो सभी उसमें मौजूद थे उस वक्त के। ये 14 फरवरी 92 में म्यूनिसिपल स्कूल में ये मुशायरा हुआ था। तो उसके करीब 6 महीने बाद ये गज़ल हुई थी और ये एक और प्रोग्राम हुआ था उसी हॉल में। तब उन्होंने ये शेर देखकर मतलब मुझे ये मतलब उन्होंने पसंद करके फिर ये नाम मिजाज मुझे दिया था। अब रहा सवाल के बद्र, तो आपको मालूम है ख़ानदानी हम शायर हो ही गए थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे लोगों ने मुझे मिजाज बद्र कहना शुरू किया। और इत्तेफाक की बात यह है कि जब मेरे पास बद्र साहब के लेटर आते थे तो उसमें भी पीछे मेरा पूरा नाम अशोक मिजाज बद्र उनकी राइटिंग में लिखा हुआ रहता था। अभी मैंने एक लेटर अभी आपको दिखाया है, जो आपको अभी आप वरुण जी आपके सामने पेश करेंगे। उसमें भी उन्होंने पीछे पूरा मेरा नाम अशोक मिजाज बद्र
और फिर नीचे कोट ब्रैकेट में अशोक सिंह करके फिर हेड कैशियर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर पूरा पता लिखा। तो ये मेरे पास एक सर्टिफिकेट की तरह में मेडल है मेरे लिए, और उनका नाम मेरे साथ जुड़ता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि आपने उनका नाम अपने साथ कैसे लगा लिया। तो मैंने कहा मैंने नहीं लगाया भाई, ये मेरे सौभाग्य और मेरी किस्मत है, और जो भी मैंने किया उसका प्रतिफल है ये, और ये आपके सामने पेश है। बहुत से लोग, चूंकि मैं यहाँ कम पढ़ा लिखा, तो बहुत से लोग मुझे यहाँ बाहर का भी समझते रहे बहुत अरसे तक। अभी भी लोग पूछते हैं क्या आप सागर के हैं, तो मैं जवाब यही, क्योंकि मेरी लैंग्वेज भी जो है वो शायद एकदम बुंदेलखंडी नहीं होने के कारण भी ये इफ़ेक्ट हुआ। और बुंदेलखंडी मैं हूँ, लेकिन मेरी वो मातृभाषा क्यों नहीं हुई, या मतलब मेरे ज़ुबान पे वो क्यों नहीं चढ़ी, उसका भी कारण है कि मैं पैदा होते ही सागर 10 दिन कुल रुका। शुक्रवारी पे हमारा पुराना पुश्तैनी मकान है, और वहाँ हमारा जन्म हुआ 23 जनवरी 1957 में। तो 10 दिन में वहाँ केवल रहा, और उसके बाद हमारे पिताजी स्टेशन मास्टर थे, तो हमको जाना पड़ा जहाँ वो थे। फिर हमारी जो पढ़ाई थी वो बरखेड़ा, भोपाल, कालपी, बांदा, टेहरका और बांदा, मतलब इस तरह के उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा हुई। कालपी 9वीं तक, 10वीं 11वीं हमको यहाँ म्यूनिसिपल स्कूल अपने सागर में पढ़ने का सौभाग्य मिला। उसके बाद बीएससी हमने इंदौर यूनिवर्सिटी से हमारे भाई साहब के पास रह के की। बायोलॉजी सब्जेक्ट था। 1975 में ग्रेजुएशन हुआ इंदौर यूनिवर्सिटी से। 1977 में पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ गुना मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज से, जो जीवाजी विश्वविद्यालय के अंदर ग्वालियर से रिलेटेड है। वहाँ से एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री का रिजल्ट भी नहीं आ पाया था एमएससी का रिजल्ट आया मार्च में, और फरवरी में मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देके बैंक में एम्प्लॉय हो गया था। 13 फरवरी 78 से 1978 से 77 का पोस्टिएशन हुआ, और 78 फरवरी से मैं स्टेट बैंक सर्विस में आ गया था। इंदौर बैंक उन दिनों था, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, जो बाद में 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हुआ, और 2017 में मैं रिटायर हुआ। फरवरी 2017 में रिटायर। लगभग 39 साल और कुछ महीने नौकरी मैंने की। और अब अगर मेरा रिकॉर्ड देखें तो सारा मेरा इंग्लिश मीडियम था। बैंक की परीक्षाएं भी, और हमारा बीएससी भी और एमएससी भी सब इंग्लिश मीडियम में था। तो परीक्षा का माध्यम पूरा अंग्रेजी रहा। अच्छा, बैंक जो ग्रेजुएशन था वो केमिस्ट्री से रहा, उधर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री रही। तो कहीं से भी लैंग्वेज जो है मेरे ख्याल से मेरे पास नहीं आई थी, और जो भी था वो मेरे अपने अध्ययन का और उसका ही नतीजा था जो मैं साइड में करता रहा। अब बैंक सर्विस में भी वहाँ भी कोई साहित्य या लैंग्वेज का कोई काम नहीं, गिने चुने लफ्ज़, वही टेक्निकल भाषाएं, वही टेक्निकल सबके प्रश्न और उसके जवाब। इसके अलावा वहाँ भी पोइट्री जैसी कोई चीज़ या लिटरेचर जैसी कोई चीज़ वहाँ कहीं से कहीं तक रिलेटेड नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं शायर बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं। तो मैं भी मान लेता हूँ कि हाँ, ये सही कहते हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कुछ नहीं था। मेरे घर में मेरे बड़े ब्रदर ज़रूर, डॉक्टर श्याम नारायण सिंह, वो कविताएं लिखते थे, और नई दुनिया में अजबीज करके कॉलम भी उनका आता था, और वो नाटक भी लिखते थे। हवा महल में, आकाशवाणी में उनके नाटक बहुत लोकप्रिय थे, और निहारिका वगैरह, सरिता वगैरह, बड़े बड़े धर्मियों कादम्बनी में उनकी रचना वगैरह छपती रहती, डॉक्टर श्याम नारायण सिंह के नाम से। तो घर में ये बैकग्राउंड था, तो लगता था कि नहीं, पढ़ना लिखना तो चाहिए। तो मुझे शायरी का बहुत शौक़ था। मैंने मीर गालिब, ज़ौक़ मोमिन फैज़ फिराक, नरेश कुमार शाद, साहिर लुधियानवी, ये सब किताबें मतलब बड़ी कम उम्र में ही मतलब पढ़ ली थी। अपने 16-17 साल की उम्र से पढ़ना शुरू कर दिया था। तो मैं अच्छा खासा मतलब, और उनके नीचे जो फुटनोट्स में वर्ड्स दिए रहते थे, मैं उनके हिंदी मायने भी बड़े आराम से मुझे जज्ब होते गए, और मैं सीखता गया। तो अच्छा एक स्टॉक अंदर उर्दू लफ्ज़ों का भी और शायरी का भी मेरे अंदर हो चुका था। लेकिन मुझे बचपन से ही फिल्मी गाने गाने का शौक़ था। मैं मुकेश के गाने, मतलब मेरी माँ बताती है कि मेरा जन्म जब हुआ था तो वो 8 बजा था रात का, और बिना का गीत माला का बिगुल बजा था। वो 1957 था शायद, ऐसा कुछ मेरे को सुनाया जाता है। तो वो पहला मतलब मेरे को जो कान में शब्द आए होंगे वो बिना का गीत माला के ही आए होंगे। तो फिर मैंने
आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, ये शायद 1956 में आई थी आवारा, और मैं 57 में पैदा हुआ। मुकेश के गाने फिर मैंने लगभग सन 87 तक मैं विभिन्न आर्केस्ट्राओं में गाए, खुद की भी आर्केस्ट्रा बनाई, और हारमोनियम भी बजाता था मैं, एकॉर्डियन भी बजाता था, बांगो ड्रम्स बजाता था। और ये सिलसिला मुझे याद है 88 तक तो चला। 86 में मेरी मैरिज हो गई थी, तो उसके बाद से ये धीरे धीरे कुछ ऐसी और भी स्थितियाँ आई कि वो टूटा, और 88 के बाद म्यूज़िक थोड़ा सा साइड में हो गया, थोड़ा क्या वो पूरी तरह से छूट ही गया। मैंने सारी वो चीज़ें छोड़ दी और तन्हाई में अपना रहने लगा। लेकिन वो तन्हाई जो है वो, उसमें मेरा जो स्टडी थी शायरी की, वो धीरे धीरे अंकुर फूटने लगे। लेकिन डायरी पर तो फिर भी शायरी नहीं आई थी उस वक्त तक। फिर मैंने ये करीब 90 से आना शुरू हुई डायरी पर, वो इक्का दुक्का, वो भी कोई ऐसा रिकॉर्डेड नहीं, ले लिया, भूल गए, कहीं सुना दिया। उसी दरम्यान क्या है कि हमारे यहाँ जो घर से, मैं शुक्रवारी पर रहता था, घर से निकलते ही यार मोहम्मद यार साहब, अखलाक साहब, मुख्तार सागरी साहब, अशफाक अदनार साहब जैसे, और नवाब दूल्हा साहब, और बड़े नवाब जो नवाब साहब से शायरी करते थे, मियाँ मोहम्मद मेहर साहब, ये ऐसे तमाम लोग, मतलब बड़े बड़े लोग रास्ते में मिलते रहते थे, तो बड़ा शेर व शायरी का जिक्र होता था। तो कभी कभी मैं शेर कह दिया करता, तो बड़े वो लोग इम्प्रेस होते थे कि भाई ये साहब, वो साहब कहते थे मुझे, मैं बैंक में रहने का, कि साहब तो बड़े शौकीन हैं, साहब को तो बहुत से शेर याद है। फिर मैं कभी कभी बताता था कि ये जो शेर सुना है वो मेरा था तो कहने लगे बेटा ये तो बड़ा बढ़िया शेर था, आपको लिखना चाहिए। धीरे धीरे करके ये हुआ कि मैंने अपने अंदर करते 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 1992 तक अखबार में खबर छपी। अखबार में मतलब भी आचरण पेपर था उस दिन, मुझे याद है 2 गज़लें छपी थी मेरी। उसी दिन मुशायरा था, उसमें बशीर भाई साहब अपने शहर में पधारे हुए थे और इत्तेफाक से मेरे ही घर ठहरे थे। तो लोगों ने बताया कि ये साहब बड़े शौकीन हैं शायरी के, उनको बताया था, और यही क्या नाम से आपके बड़े फ़ैन हैं और आपकी खूब किताबें भी इनने पढ़ी हुई हैं और आप ही रंग में शायरी करते हैं, थोड़े थोड़े शेर में इनका आपका रंग आता है। आप वो मेरे यहाँ ठहरे थे, कहने लगे सुनाइए क्या लिखते हैं आप। मैंने कहा मैं कुछ नहीं यार, कहने लगे मुझे मालूम पड़ा है। तो फिर मैंने वो पेपर उनके सामने उठा के रखा, आचरण, जिसमें 2 गज़लें छपी थी। वो 14 फरवरी 92 की बात था। हाय अफसोस मेरा कैसा मुकद्दर निकला, हाय अफसोस मेरा कैसा मुकद्दर निकला, मैं जिसे पूज रहा था वही पत्थर निकला, मैं जिसे पूज रहा था वही पत्थर निकला। एक मतलब ये था, और एक वो था, कभी हैरत कभी अफसोस कभी डर बनकर ज़िंदगी चुभने लगी है मुझे नश्तर बनकर, ज़िंदगी चुभने लगी है मुझे नश्तर बनकर। और मैं तो एक धूप में, एक गज़ल और थी, उसका मतलब भी मैंने उन्हें सुनाया था, बेहद पसंद आया था उनको, कि मैं तो एक धूप में तपता हुआ सहरा हूँ मिजाज, अशोक उस समय लिखा था, मैं तो एक धूप में तपता हुआ सहरा हूँ अशोक, जो तेरी प्यास को पानी से भरा लगता है। तो कहने लगे ये आपके शेर हैं, अगर आपकी ये इब्तिदा है और आप ये चाहते हैं तो फिर आपको तो शायरी में आना चाहिए, छोड़ो ये बैंक की नौकरी और चलो आप जैसे लोग अगर आएंगे शायरी में तो शायरी में इनकलाब आएगा। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं आता। तो बोले मैं सिखाऊंगा ना तुमको। इस तरह से धीरे धीरे शाम को मुशायरे, मैंने बताया मुख्तार भाई को जो कन्वीनर थे मुशायरे को, कि भाई साहब कह रहे हैं कि शायरी तुम्हें करनी चाहिए और मैं सिखाऊंगा तुम्हें। तो फिर वो साहब तय हो गया कि हाँ सिखाऊंगा। तो फिर हमने बाकायदा मुख्तार भाई ने शॉल श्रीफल ले आए और पूरा इंतजाम किया। रात को मुशायरे में हमने उनको शॉल श्रीफल भेंट किया और उन्होंने बड़े प्रेम से मतलब मुझे कबूल किया। ये सागर के सभी लोग उस मुशायरे में थे और ऐसे मेरा उनसे रिश्ता बना। ये 1992 की बात है। अब वो तो 3 किताबें मुझे उर्दू में दे गए, इकाई आमद और इमेज। मुझे स्क्रिप्ट आती नहीं थी, तो मैंने कहीं यार मोहम्मद यार से अलिफ बे ते सीख लिया। और मुख्तार भाई जो मुझे 1 रुपये का कायदा दे गए ला करके, कायदा जिसमें उर्दू के पूरी 12 खड़ी रहती है, उससे मैंने पूरी अलिफ बे ते सीखी। ओनली इन 45 days आई वॉज रीडिंग ऑल द बुक्स।
एंड आई वाज राइटिंग। मैं अपनी खुद, जब मैं उनके पास 2-3 महीने बाद में जब भोपाल गया उनको अपनी गज़लें दिखाने, तो 8 गज़ल ले गया था और 8 उर्दू में मेरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी। तो देख के बड़े खुश हुए, बोले आप, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैंने कहा थैंक यू। फिर जो सिलसिला चालू हुआ आज तक नहीं रुका, बल्कि और ज़्यादा होता जा रहा। अब देखिए आपके इस दरमियान 1995 में मेरा पहला मजमूआ उर्दू में यारों का मिजाज, फिर उसी की हिंदी देवनागरी में आया 95 में ही। फिर 2000 में गज़लनामा उर्दू में और हिंदी में सिग्नेचर रामकृष्ण प्रकाशन विदिशा से। फिर उसके बाद में आवाज़ वाणी प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई। फिर 2015 में, फिर बीच में थोड़ा गैप हुआ, मेरा प्रमोशन वगैरह हो गए थे तो कुछ बहुत फ़र्क पड़ा, किताबें वगैरह नहीं है। 2015 में फिर वाणी प्रकाशन से किसी किसी पर गज़ल मेहरबान होती है। फिर उसके बाद अभी 2015 में किसी किसी पर गज़ल मेहरबान होती है। उसके बाद 2016-17 में ये अशोक मिजाज की चुनिंदा गज़लें ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ से आई। फिर उसके 6 महीने बाद समंदर आज भी चुप है, ज्ञानपीठ से ही आई, जिसमें हिंदी गज़लों का एक अलग संकलन है। उर्दू में इस दरमियान मैं अशोक हूँ, मैं मिजाज भी आई। तो ये 3 इस तरह से उर्दू में हो गए। ये बाकी 7 किताबें जो है ये देवनागरी में हैं, जिनमें से 2 वाणी प्रकाशन से हैं और 2 जो है वो भारतीय ज्ञानपीठ से हैं। और रिसेंटली अभी एक किताब कल ही मैं डिपॉजिट करके आया हूँ, मैं मेल करके आया हूँ। किताबगंज से एक और किताब आई थी, मैं भूल गया बताना, सिसकियों की सदा, वो भी अभी आई है, लेटेस्ट किताब है। उसमें सारी मोहब्बत की गज़लें हैं, 100 पुरानी नई सब मिलाकर। अब उसी किताबगंज से ये 51 गज़लें चुनिंदा आ रही हैं मेरी, जो हिंदी बेस रहेंगी, हिंदी गज़ल वो लोग डिफाइन करते हैं। तो ये मेरा छोटा सा अभी तक का परिचय। हाँ, इल्म के साथ फिल्म भी इत्तेफाक से मुझे मिली। हुआ यूँ कि हमारे गुरु भाई हैं विशाल भारद्वाज, बहुत फेमस हैं, 8-10 फिल्में उनकी हैं, ओमकारा वगैरह आप जानते हैं, चप्पा चप्पा चरखा चले या बीड़ी जलाइए, या कितने गाने उनके जो हैं वो बहुत सुपर हिट हैं। और उनकी फिल्में भी क्लासिकल अच्छी रहती हैं। विशाल भारद्वाज जी, उनको शायरी का शौक़ बहुत था। उन्होंने हमसे शायरी बाकायदा सीखी और सीखने के दरमियान हम लोगों की रोज़ बातें होती रहती थी। एक दिन उनका फ़ोन आया, कहने लगा अशोक भाई वो जो जी टीवी है उनका प्रोमो सॉन्ग मैं लिख रहा हूँ, लेकिन वो मैं बार बार भेज रहा हूँ, उनको पसंद नहीं आ रहा, बड़ा सिरदर्द है और आज उसको कंप्लीट करके देना है रात में। तो 7 बजे उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझे वो ट्यून भेजी उनके, क्या मतलब उसका जिंगल है और कैसे उस पर आपको काम करना है। तो वो एक टिन 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 करके धुन आती है वहाँ से, तो मैंने उस धुन को पे लिखने शुरू किए मिसरे। तो तकरीबन मैंने पहले 8-10 मिसरे लिखे, यहाँ से भेजते रहते थे व्हाट्सएप पे। आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, तो यहाँ से भेजते थे, वहाँ से जो मिसरे फाइनल हो गए उस दिन में वो रख लेते थे। फिर बोले यार और लिखो और लिखो और लिखो। इस तरह करते करते मैंने रात में 11 बजे कम से कम 30-40 मिसरे मतलब, और उसके बदल बदल के अदल बदल के ये करके भेजा। तो अंत में 11 बजे साहब वो फाइनल हो गया कि हाँ इतने मिसरे जो है इसमें सेट हो गए हैं आपके, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरे दिन मेरे खाते में पैसे आ गए और तीसरे दिन मतलब वो रिकॉर्ड हो गया वो सॉन्ग और सब कुछ हो गया बढ़िया। जी सलाम, अभी आज भी वो आता है जी टीवी पर। उसका जो एंड का है वो तो रोज़ बजता है, लेकिन वो फुल सॉन्ग भी कभी कभी आता है। मेरी यूट्यूब पे पड़ा है, आप उसमें खोल के देख सकते हैं, जी म्यूज़िक पर पड़ा हुआ है वो प्रोमो सॉन्ग। उसके बाद एक और अनुभव हुआ, विशाल जी का एक दिन और फ़ोन आया, बोले हमारे एक मित्र हैं अभिषेक चौबे जी, जिन्होंने उड़ता पंजाब बनाई थी, तो बोले उनकी फिल्म है सोन चिड़िया और ये बुंदेलखंडी बेस है, और उन्होंने एक मिसरा दिया हुआ है, उस पर आपको गज़ल कहनी है। तो मैंने मिसरा पूछा तो उन्होंने बताया कि गोरी नैना ना मार, भर के दुनाली चाहे मार दे। तो हमने कहा भाई ये तो किसी और का मिसरा है। तो बोले वो अपन इसको रिक्रिएट करवाना है आपसे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, रिक्रिएट इस शर्त पर करूँगा कि जब ये गाना फिल्म में आए तो उसमें मेरा नाम एज ए राइटर नहीं आना चाहिए। बोले नहीं एज ए राइटर नहीं आएगा, क्रिएटर आएगा, रिक्रिएट होगा बोले गाना। मैंने फिर ठीक है। तो हमने वो स्वीकार किया
एक पंक्ति उनकी रहेगी, बाकी पूरा सॉन्ग मेरा रहेगा। रिक्रिएट बाय अशोक मिजाज होगा। वो फिल्म भी आई और वो सॉन्ग भी हुआ, उसका भी मुझे बड़ा अच्छा अनुभव रहा। उसके भी मैंने 2-3 अंतरे लिखे, 2-3 टेक लगाई, 2-3 अंतरे लिखे और लास्ट में जाके 3-4 अंतरे लिखे। तो 2 पहले फाइनल हो गए और एक टेक लगा के और एक मुकरा फाइनल हो गया, इस तरह से फाइनल हो गया। लेकिन लास्ट दिन जिस दिन और आधा गाना रिकॉर्ड भी हो गया सुखविंदर की आवाज़ में, और मेरे को फ़ोन आया कि आपका आधा गाना रिकॉर्ड हो गया है। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उसके बाद में रेखा भारद्वाज जी, उनकी पत्नी, बड़ी अच्छी सिंगर हैं, आप जानते होंगे, सभी बहुत से गाने उनके। तो वो जब उनका पार्ट रिकॉर्ड हो रहा था, लेडीज़ पार्ट, तो वो कहने लगी नहीं मेरा हिस्सा कम हो रहा है, इसको बढ़वाइए, एक अंतरा और जुड़वाइए, मेरा लेडीज़ पार्ट इसमें कम पड़ रहा है गाने में। तो फिर मेरे पास फ़ोन आया 11-11:30 बजे विशाल जी का कि यार वो रेखा जी यहाँ रिकॉर्डिंग पे आई हैं, वो कह रही हैं कि ये मतलब इसमें अभी थोड़ा और बढ़ाओ इस गाने को। तो मैंने फिर 1 घंटे के अंदर कई मिसरे कहे और लास्ट में जाके वो 12 बजे तक फिर एक अंतरा फाइनल हुआ। तो इस तरह से जाके रिकॉर्ड हुआ। तो फिल्म लेखन का भी मुझे बड़ा अनुभव हुआ। उसमें आपका अपना कुछ नहीं रहता, आप अपना बेस्ट से बेस्ट देंगे, लेकिन जो फिल्म को चाहिए वो आपको वहाँ से सिलेक्ट होगा। तो ये बड़ा अनुभव अच्छा रहा मेरे को। मेरे 2 गाने इस हिसाब से मतलब उन्होंने रिकॉर्ड करा है। ये छोटा सा मेरा अच्छा। पुरस्कारों का जिक्र मैं इसलिए नहीं करता कि बहुत से पुरस्कार तो क्या नाम से आपको मालूम है, मैं उनका अपमान नहीं कर रहा, वो बड़ा आदमी और इतने अच्छे तरीके से मिलते हैं, लेकिन वो काबिल ज़िक्र तो अदबी एतबार से नहीं होते, वो मोहब्बतों की स्वीकार है। हाँ, मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी ने ज़रूर मुझे उस समय पुरस्कार दिया जिस समय मुझे बहुत ज़रूरत थी हौसला अफजाई की। शिफा ग्वालियरी, मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी द्वारा। और एक और 2 पुरस्कार का जिक्र करना चाहता हूँ जो मुझे पुरस्कार मुझे मिले। निश्तर खान का ही अवार्ड मुझे मिला बिजनौर से। किताब सिलेक्ट हुई मेरी, बाकायदा भेजी हुई थी, वहाँ 3 लोगों की कमेटी थी और बहुत अच्छे शायर, बिजनौर दुष्यंत जी की ज़मीन है, वहाँ बड़े अच्छे शायरों ने मतलब वो किताबें सिलेक्ट की, तब उसमें ये हमारी किताब सिलेक्ट हुई थी और हमको पुरस्कार मिला निश्तर खान का ही। एक अपने शिवपुरी में नई गज़ल किताब निकालते हैं डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल, और वो पुरस्कार देते हैं। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे नई गज़ल पुरस्कार दिया। 2 प्रोग्राम का ज़रूर मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक तो 15 जनवरी को हुआ दिल्ली में, एक शाम अशोक मिजाज के नाम, बड़े मतलब डॉक्टर रहमान मुसव्विर और उनकी संस्था ने की थी, जिसमें शकील जमाली साहब और मोइन शादाब साहब जैसे और कम से कम 50 शायर दिल्ली के उपस्थित थे। उनके सामने मेरी एक शाम हुई जिसमें मैंने आधा घंटे का पाठ किया, वो मुझे यादगार प्रोग्राम हुआ। और एक भोपाल में साजिद प्रेमी जी ने, उनकी खुशबू कल्चरल एकेडमी से, वो किसी न किसी शायर का सम्मान करते हैं और उनको पुरस्कार देते हैं। मेरा भी सिलेक्शन किया गया और एक शाम अशोक मिजाज के नाम भोपाल में हुई और मेरे ऊपर डॉक्टर नुसरत मेहंदी, इकबाल मसूद साहब, ज़फ़र सहबाई साहब और अहद प्रकाश जी और बहुत से लोगों ने बोला, और उसमें उसकी अध्यक्षता हिंदी के अपने विजय बहादुर सिंह जी ने की थी। मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ कि मुशायरे तो तमाम होते हैं, लेकिन इस तरह की शाम बनना और शायर को स्वीकार किया जाना। उसी भोपाल की एक शाम अशोक मिजाज के नाम में मुझे आज का शायर खिताब से नवाजा गया था। ये पीछे उनकी तस्वीरें टंगी हुई हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये 2 उपलब्धियाँ मैं जीवन की बड़ी आत्मीय और बड़ी मतलब उससे स्वीकार करता हूँ, जो की जानी चाहिए। और कहीं मैं पुरस्कारों का जिक्र नहीं करना चाहता। सम्मान मुझे सब जगह से मिला, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन वगैरह की सभी इकाइयों से, सागर, पन्ना, टीकमगढ़ और उमरिया वगैरह, और भी बहुत से छोटे छोटे पुरस्कार। छोटे तो मैं नहीं अपने मुंह से मुझे नहीं कहना चाहिए, पुरस्कार कोई छोटा नहीं होता है और कोई बहुत बड़ा भी नहीं होता है। सब बहुत शुक्रिया। दोस्तों, प्रधाननामा के साहित्य सागर के इस एपिसोड में आज हमने आपकी मुलाकात कराई जनाब अशोक मिजाज बद्र साहब से। गजल के जाने माने हस्ताक्षर, बेहतरीन शख्सियत अशोक मिजाज साहब की गजलों को सुनकर उम्मीद है आपको मजा आया होगा, आपने उनकी गजलों का लुत्फ उठाया होगा।
दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल प्रधाननामा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल प्रधाननामा को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताएं कि शहर के किस साहित्यकार को आप सुनना चाहते हैं। नमस्कार।